नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है आपके एमपीएसआई के पीवाईक्यू सीरीज का। और इसके अंतर्गत जो आपका एमपीएसआई में जो नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है वो हुआ है नागरिक शास्त्र। और नागरिक शास्त्र से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन से आते हैं, तो वो आते हैं कथन वाले, कि किसने क्या कहा है। ठीक है, टिप्पणी किसने क्या कहा है, जैसे कि मैं ही राज हूँ, किसने कहा है। इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं नागरिक शास्त्र से, क्योंकि जो सिविक सब्जेक्ट है ये है आपके यूपी जो शिक्षा भर्ती होती है उसमें जो टीईटी होता है उसमें ये ऐड है। मैंने वहाँ पे वॉच किया, देखा कि सर्वाधिक क्वेश्चन कथन वाले से आए हैं। तो आपका जो एमपीएसआई का पेपर होने वाला है यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर आप देखो तो जो नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट है ये पूरा पॉलिटी है। ठीक है, तो जो आर्टिकल है जो आप जनरली पढ़ते हो वो तो आएंगे, परंतु कथन वाला जो टॉपिक है ये आपके लिए नया हो जाता है। तो इसका पार्ट 1 ला चुका हूँ मैं। ठीक है, ये पार्ट 2 है, इसके पार्ट 3 या 4 बनेंगे, तो सारे आप देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेंगे। यहाँ तक कि आप देखना कि मध्य प्रदेश पीएससी का जो प्री होता है उसमें भी एक क्वेश्चन रहता है कथन वाला, कि किसने क्या कहा है, ये कथन किसका है, इस प्रकार का। ठीक है, तो सारे जो क्वेश्चन हैं जो अब तक आपके एमपीपीएससी में हो, एमपीएसआई में हो, या फिर उत्तर प्रदेश के टीईटी में हो, जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहता है कि जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है किसी का नहीं है। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि ये कथन किसका है, ये कथन है जॉन लॉक। जॉन लॉक का कथन है। ठीक है, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्रता और कानून दोनों विद्यमान थे, लेकिन कानूनों की व्याख्या करने वाले कोई भी संस्था नहीं थी। इसके अभाव में प्राकृतिक दशा में शांति, सद्भावना, परस्पर सहयोग और रक्षा की जो स्थिति विद्यमान है वह बिगड़कर शत्रुता, वैमनस्य, हिंसा, परस्पर विनाश की स्थिति में बदल जाएगी। इसलिए कहा गया है कि जहाँ कानून नहीं है वहाँ आज़ादी भी नहीं होती। ये जॉन लॉक का कथन था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉन लॉक। हुआ क्लियर। यहाँ पे कहीं पर भी जॉन लॉक नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। हुआ क्लियर। किसने कहा समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी होने के बजाय उसके लिए आवश्यक है। ये कथन किसका है। ठीक है, तो समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी होने के बजाय उसके लिए आवश्यक है, यह कथन जो है R.H. टॉनी। R.H. टॉनी का है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी में दिख रहा है आपको R.H. टॉनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। टॉनी के अनुसार जो है स्वतंत्रता समानता के सिद्धांतों में कोई मौलिक विरोध नहीं है। अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक है वो है इक्वलिटी, समानता के अंतर्गत टॉनी ने तर्क दिया कि स्वतंत्रता का समानता का तथाकथित द्वंद्व निराधार है। यह इन दोनों संकल्पनाओं का गलत अर्थ निकालने पर ही सामने आता है। हुआ क्लियर। तो ये कथन किसका है, वो है R.H. टॉनी का। ये ध्यान रखना। अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है, यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है वो है कार्ल मार्क्स का। किसका है, कार्ल मार्क्स। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए। कार्ल मार्क्स ने यह कथन कहा था कि अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है, यानी कि एक निम्न वर्ग और एक उच्च वर्ग, दोनों वर्गों के बीच में जो संघर्ष है वही इतिहास है। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज का विकास वर्ग के आपसी तालमेल, संयोग, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आधार पर नहीं होता, बल्कि वर्गों के आपसी संघर्षों के परिणाम स्वरूप होता है। समाज में तमाम परिवर्तन वर्ग संघर्ष के आधार पर ही होता है तथा इसके समाज का विकास होता है।
कार्ल मार्क्स कहता है कि जो भी परिवर्तन हो रहा है वो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के संघर्षों के बाद ही हो रहा है। दो वर्ग होते हैं, एक होता है शोषक वर्ग और एक होता है शोषित वर्ग। ये दो वर्ग होते हैं, इन दोनों के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है और संघर्ष के बाद ही जो परिणाम होता है इससे ही समाज का विकास होता है। ये कार्ल मार्क्स का कहना है। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्यान रखना। हुआ क्लियर? प्रत्येक विचारधारा अपने युग का शिशु होता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? वो है डनिंग का। डनिंग का कथन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समाजवाद उस टोपी की तरह है जिसे इतने व्यक्तियों ने पहना है कि उसका स्वरूप नष्ट हो गया है, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? वो है जॉर्ड का। किसका है? ऑप्शन बी, जॉर्ड का कथन है। समाजवाद उस टोपी की तरह है जिसे इतने लोगों ने पहन चुका है कि उसका जो स्वरूप था स्टार्टिंग में वो अब बदल चुका है, वो नष्ट हो चुका है, वो स्वरूप नहीं बचा है। ये कथन किसका था? ऑप्शन बी, जॉर्ड का था। ये ध्यान रखना, ठीक है। स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रकार के बंधनों का अभाव है। जो आज़ादी है, जो फ्रीडम है, इसका मतलब है कि सभी प्रकारों का जो बंधन है इसका अभाव। अगर अभाव नहीं है तो क्या है? अगर बंधन नहीं है तो क्या होगी? आज़ादी होगी। ये कथन जो है किसका है? ये कथन जो है सीले का है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हुआ क्लियर है? ध्यान रखना, ठीक है। और सीले ने जो बंधन की बात की है वो उस बंधन की बात की है जहां पर व्यक्ति की क्षमताओं के विकास में आने वाली सभी बाधाओं को नष्ट कर इसे स्वतंत्र करना। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है, यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो ये है ब्राइस का कथन है। किसका? ऑप्शन ए, ब्राइस का कथन है सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। यह कथन किसका है? ये ब्राइस का ही, ध्यान रखना। हुआ क्लियर? आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन ए, कॉल का। किसका है? ऑप्शन ए, कॉल का कथन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब तक आप आर्थिक रूप से स्ट्रांग नहीं हो पाते तब तक आपकी राजनीतिक पकड़ मजबूत नहीं होती। जैसे कि आपके पास एक सीआर है, 1 सीआर है और आपके प्रदेश में चुनाव हो रहा है और आप जिस विधायक को 1 सीआर दोगे, अगर वो जीत के आ गया तो आपके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। इसे कहते हैं पॉलिटी की भाषा में क्रॉनी कैपिटलिज्म, यानी कि याराना पूंजीवाद। तो जहाँ पे पैसा होता है वहाँ पे राजनीतिक पकड़ अपने आप बन जाती है। जैसे कि आप देखना, जो भी भारत में व्यापारी वर्ग है वो मजबूत है क्योंकि उसने किसी पार्टी को सपोर्ट दिया है और पार्टी उसके अकॉर्डिंग काम करती है। मैं नाम नहीं लूँगा पर आप देखना कि 2014 में जिसका नेटवर्थ कुछ भी नहीं थी, आज वो टॉप 5 टॉप 3 में है वर्ल्ड में। इसका मतलब क्या है कि उसने उस राजनीतिक पार्टी में इन्वेस्ट किया, पार्टी सत्ता में जीत के आई और सत्ता में उसके अकॉर्डिंग नियम बनाई। इसी को कहते हैं याराना पूंजीवाद, यानी कि क्रॉनी कैपिटलिज्म, ठीक है। तो जब तक आपके पास आर्थिक मजबूती नहीं आएगी आपकी राजनीतिक मजबूती नहीं बन सकती। ये कथन किसका है? ये कथन है कॉल का। ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। मनुष्य जो है आजाद पैदा हुआ है परंतु सर्वस्त्र बंधनों पे बंधा हुआ है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है किसका? रूसो का। रूसो ने कहा था कि जो मनुष्य है ये पैदा तो आजाद होता है पर जैसे ही वो पैदा होता है वो समस्त बंधनों में बंध जाता है। ये कथन किसका था? रूसो का था। और ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि विज्ञान की प्रगति में मनुष्य की आज़ादी को सीमित कर दिया है, इसलिए कहा था किसने? रूसो ने। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। इतिहास जो है कुलीन वर्ग का शमशान है, यह कथन किसका है? ये कथन को ध्यान रखना, ये काफ़ी प्रसिद्ध कथन है। ये कथन जो है आपका यूपीपीएससी हो, उत्तर प्रदेश पीएससी हो, झारखंड पीएससी हो, यूपीएससी हो या पॉलिटी की जब बात चलती है तो ये कथन वहाँ पे आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है पेरोटो का। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी है। इसे याद रखना, इसे जो है स्टार लगा, 3 स्टार लगा लीजिए आप।
इसे जो है आप मोस्ट आईएमपी मान कर चलिए। ये कथन किसका है? पेरोटो का है। पेरोटो ने कहा था कि इतिहास जो है कुलीन वर्गों की कब्रगाह है या शमशान है। हुआ क्लियर? राज्य के नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। संविधान सभा में किसने कहा था? इसे भी आप मोस्ट आईएमपी लाकर चलिए। ये कथन किसका है? तो ये कथन है बी आर अम्बेडकर का। किसका है? बी आर अम्बेडकर का। बी आर अम्बेडकर का याद रखना कि जो आर्टिकल है, आर्टिकल 32 को इन्होंने कहा था कि मौलिक अधिकार का आत्मा कहा था। यानी मौलिक अधिकार की रक्षा कहाँ होती है? वो आर्टिकल 32 के माध्यम से होती है। हुआ क्लियर? यानी आर्टिकल 32 को इन्होंने मौलिक अधिकार की आत्मा कहा था। ये बी आर अम्बेडकर का कथन था। और इन्होंने ये भी कहा था कि जो डीपीएसपी का उद्देश्य है ये आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। संविधान सभा में किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर कहा था। बी आर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ये मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्धसंघ है, यह कथन किसने कहा था? तो जो भारतीय संघ है वो अधिक से अधिक अर्धसंघ है, ये कथन किसने कहा था? तो ये कहा था कि केसी व्हीलर, यानी ऑप्शन सी सही हुआ था। तो ये कथन जो है केसी व्हीलर ने कहा था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? और जो केसी व्हीलर के अनुसार भारत का संविधान ऐसा शासन व्यवस्था को जन्म देता है जो अधिक से अधिक अर्धसंघी है। यह कथन एक ऐसे एकात्मक राज्य की स्थापना करता है जिसमें कतिपय संघीय विशेषता है। हुआ क्लियर? इसे भी आप वेरी वेरी आईएमपी लाकर चलिए। लोकतंत्र में गुटतंत्र के लोह नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ध्यान रखना, प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट मिसेल्स। किसने? रॉबर्ट मिसेल्स ने। रॉबर्ट मिसेल्स ने इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, उसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। 1911 के अंतर्गत गुटतंत्र के लोह नियम का प्रतिपादन किया था और यह तर्क दिया था कि समाज के बहुसंख्यक लोग असली कामचोर जड़ प्रवृत्ति वाले होते हैं जो दूसरे के निर्देशों का पालन करने में ही अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं और कुछ चालाक वाकपटु दूसरों को समझाने बुझाने की कला में निपुणता के दम पर आम जन की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं और सत्ता पर अधिकार प्राप्त करते हैं। मिसेल्स का मानना है कि किसी भी समाज में कोई भी शासन प्रणाली अपनाई जाए, व्यवहार स्तर पर उसमें निर्णय लेने वाले लोग गिने चुने ही होते हैं। इस प्रकार से वो गुटीय तंत्र या गुटीय शासन गिने चुने लोगों का शासन के रूप में वो धारणा ले लेता है। ये कथन किसका था? ये कथन था रॉबर्ट मिसेल्स का। अगर आप देखो तो रॉबर्ट मिसेल ने जो बात कही है वो आज भी सही है, क्योंकि चुनाव जो होता है उसके बाद जो जीत के जाते हैं लोग, उसमें से सिर्फ निर्णय आज भी भारत में निर्णय 1 या 2 लेते हैं, उसमें सभी हामी भरते हैं। तो वो कह रहा है गुटतंत्र का लोह नियम, इसलिए कहा किसने? मिसेल्स ने। हुआ क्लियर? राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक कहा जाता है। अरस्तु ने नीति शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में अंतर किया है। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को उच्च कोटि का शास्त्र माना है क्योंकि यह राज्य जैसी सर्वोच्च संस्था का अध्ययन करता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अरस्तु। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वह डाकुओं का समूह है, यह शब्द निम्न में से किसके हैं? तो संत ऑगस्टाइन। क्या नाम है? संत ऑगस्टाइन। ऑप्शन डी। जो संत ऑगस्टाइन ने राज्य में न्याय की महत्वता के बारे में यहाँ तक कह दिया है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं होता
वह डाकुओं का समूह है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ये ध्यान रखना। आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन ए, अल्फ्रेड कार्बन। तो इसका आंसर है अल्फ्रेड कार्बन। अल्फ्रेड कार्बन एक ब्रिटिश इतिहासकार है। इन्होंने एक लेख है, उस लेख का नाम है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में एक लेख छापा था, उसका नाम था पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में। उन्होंने कहा था कि आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है, अन्यत्र मर चुका है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है अल्फ्रेड कार्बन का, ध्यान रखना। प्रशासन कार्यों में प्रबंध अथवा उनको पूर्ण करने की एक क्रिया है, यह व्याख्या किसकी है? तो ये व्याख्या किसकी है? ये व्याख्या है लूथर गुलिक। कौन है वो? लूथर गुलिक की ये व्याख्या है। लूथर गुलिक ने कहा था कि प्रशासन कार्यों में प्रबंधन अथवा उनको पूर्ण करने की एक क्रिया है। गुलिक ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पोस्ट कोर्ब शब्द विशेष रूप से प्रयोग किया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लूथर गुलिक। भारत के लिए एकमात्र आशा जनसामान्य से है, उच्च वर्ग को शारीरिक और नैतिक दोनों दृष्टि से मृत है। तो ये कथन है भारत के गौरव स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय जनमानस के संबंध में कहा था कि भारत के लिए एकमात्र आशा जन सामान्य से है, क्योंकि उच्च वर्ग तो शारीरिक और नैतिक दोनों ही दृष्टि से वो मर चुके हैं। ये कथन था किसका? स्वामी विवेकानंद का। तो ये ध्यान रखना। जिसे राजनीति में जातिवाद कहा जाता है, वह जातियों के राजनीतिकरण से ही अधिक और कुछ नहीं है, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ये कथन है ऑप्शन डी, रजनी कोठारी का। किसका कथन है? रजनी कोठारी का कथन है। जो प्रोफेसर रजनी कोठारी हुई है, उन्होंने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स में भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण किया है। प्रोफेसर रजनी कोठारी के अनुसार आज जिस राजनीति का जातिवाद कहा जाता है, वह वास्तव में जाति का ही राजनीतिकरण है। ये कथन जो है रजनी कोठारी का है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रजनी कोठारी की बुक कौन सी है? तो वो है कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स। हुआ क्लियर? तो बुक भी आपको याद होना चाहिए और कथन भी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाली शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह कथन किसका है? तो ध्यान रखना, इनका पूरा नाम है हॉन्स जे मार्गेनथाउ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की यथार्थवादी विचारधारा के ये प्रतिनिधि हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सैद्धांतिक अध्ययन करते हुए उनका कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाली शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और आप देख रहे हो वर्तमान में जो कथन इन्होंने कहा है वही है, आपसी संघर्ष कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अमेरिका रूस लड़ रहा है, रूस अमेरिका लड़ रहा है, चीन अमेरिका लड़ रहा है, पश्चिम देश यूरोप से लड़ रहे हैं, मध्य एशिया में जो मुस्लिम कंट्री है वो पूंजीवादी कंट्री से लड़ रही है, भारत पाकिस्तान से लड़ रहा है। तो आप देखो तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है ये राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाली शक्ति संघर्ष, यानी कौन कितना शक्तिशाली है इसका संघर्ष है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये कथन किसने कहा था? वो कहा था हॉन्स जे मार्गेथाउन। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका संबंध पूरा दिख रहा है, तो ये इसको आप ला लेना IMP। ठीक है। प्रबंधन जो कुछ भी करता है
निर्णय के द्वारा ही करता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है किसका? ऑप्शन ए, पीटर डुकर। पीटर डुकर का कथन है कि प्रबंधन जो भी करता है वो निर्णय के द्वारा ही करता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। साम्यवादी की कोई पितृभूमि नहीं होती, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? वो है लेनिन का। यानी कि इसमें क्या होता है, कोई भी संपत्ति किसी पिता की संपत्ति नहीं होती, वो संपत्ति सबकी होती है। ये साम्यवादी की कोई पितृभूमि नहीं होती, यह कथन किसका है? तो ये लेनिन का है। वह क्लियर, ध्यान रखना इसका। राजनीति विज्ञान रचना भागीदारी का अध्ययन, यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा दी थी लॉस, वेल और केपलॉन ने। किसने दी थी? ऑप्शन बी, लॉस, वेल और केपलॉन ने ये परिभाषा दी थी। आंसर 2 सही हो जाएगा। वह क्लियर, ध्यान रखना। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। तो ध्यान रखना, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह विचार जो है T.H. ग्रीन, किसने? T.H. ग्रीन ने दिया था। आप देख लो, तो राज्य कोई शक्ति नहीं होती, जिसकी जितनी इच्छा होती है उसका वो उतना विस्तार करता है, ये इसका मतलब है। तो जो T.H. ग्रीन, इनकी बुक है कृति लेक्चर, इनकी एक कृति है वो है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल अब्लिगेशन में यह विचार उन्होंने व्यक्त किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, T.H. ग्रीन। कर्तव्य के उचित क्रम निर्धारित का नाम ही क्या है? वो है नागरिक। नागरिकता की उपयुक्त परिभाषा किसकी है? यानी ये बोला गया है कि आप किसी भी देश के नागरिक हो, ये दिखाता है कि आप उस देश के प्रति अपना उचित कर्तव्य कितने उच्चतम बिंदु तक आप करते हो, ये असली नागरिकता होती है, ये बता रहा है। अभी आप देख रहे हो तो भारत का विरोध हो रहा है वर्ल्ड स्तर पर, क्योंकि भारतीय जहाँ पे रहते हैं वहाँ की नागरिकता लिए हुए हैं, परंतु वहाँ के जो नागरिक का कर्तव्य, लेकिन वहाँ के जो नागरिक होने का कर्तव्य है वो निभा नहीं पा रहे हैं, इसलिए भारत की आलोचना पूरे वर्ल्ड में हो रही है। अभी आपने देखा होगा, सुना होगा न्यूज़ में, ठीक है। तो ये कथन किसका है? ये विलियम ब्रायड की का है। वह क्लियर, ध्यान रखना। राजनीति संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ये कथन है गिल क्राइस्ट का है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गिल क्राइस्ट ने राजनीतिक संप्रभुता के बारे में लिखा है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी राज्य में उन प्रभावों का समग्र योग है जो किसी कानून के पीछे रहती है। डाइसे ने भी राजनीतिक संप्रभुता के पीछे कानूनी संप्रभुता के अस्तित्व को स्वीकारा था। वह क्लियर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो यहाँ पर आपका नागरिक शास्त्र का जो टॉपिक है कथन संबंधी, उसका पार्ट 2 समाप्त होता है। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, या मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वह क्लियर?